फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका के सामने एहतजाज करें, अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करें, तिजारती ताल्लुकात खत्म करें, वरना इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान है। ये मैं आज बताना चाहता हूं। ये नेतन्याहू, अगर मेरी बात पे किसी को शक है तो जो लिबरल्स हैं, वो जो मगरिब ज़्यादा लोग हैं, वो नेतन्याहू के स्टेटमेंट को तो सेकंड करें जो कहता है कि इसराइल के लिए ईरान की तरह पाकिस्तान भी खतरा है, यानी वो पाकिस्तान के एटमी असासों की तरफ भी इसराइल की निगाह है। लिहाजा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो अखलाकी और मोरल बुनियादों पर हो और गैरतमंदाना बावकार हो। लेकिन अभी तक बहुत अफसोस के साथ होम्योपैथिक 2 मजम्मतों के अलावा जहां पर पाकिस्तान की पोजीशन है वो वाज़े नहीं है। वाज़े करने की फेडरल गवर्नमेंट को जरूरत है। असेंबली को तहलील करने वाला पंजाब का कोई किसी हल्के का नुमाइंदा कौन होता है? MLA कौन होता है? मैंने कौन होता है? वो जो कि हारा हुआ इंसान है, फॉर्म 47 पे भी नहीं जीत सका है। ऐसे बदबूदार लोग आके मेरे गिलगित बल्तिस्तान का फैसला करेंगे। हमने कभी बताया कि पंजाब के फलान हल्के के साथ ये करें, पंजाब के साथ वो करें? हमने कभी कहा है बलूचिस्तान के साथ ये करें वो करें? तुम होते कौन हो? किस अथॉरिटी के साथ यहां पर आए हैं? आप कौन होते हैं इस मैंडेट की तौहीन करें? अगर हमें इस रजीम से मुखालफत है, इस हाजी गुलबर से मुखालफत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अथॉरिटी इसके अलावा किसी के पास नहीं है। अगर कोई यहां पे शब खून मारेगा तो इसके जिम्मेदार हम सिर्फ इन हुक्मरानों को नहीं समझेंगे बल्कि इदारों को भी समझेंगे। और ये भी हम आज बतलाना चाहते हैं, जो यहाँ के अवाम और इदारों के दरमियान, स्टेट और अवाम के दरमियान, फेडरेशन और अवाम के दरमियान जो गैप्स पैदा हो गई हैं, तो इसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से हो गई है। कल जो नारे लगाते थे और सैल्यूट करते थे, आज नारे नहीं लगा रहे। वजह क्या है? हमें अंडर एस्टिमेट किया गया, गिलगित बल्तिस्तान को जलील किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवामी मैंडेट को, इस असेंबली की तौहीन हमेशा आके पंजाब से कोई हारा हुआ बंदा आके मेरा फैसला करेगा। आप होते कौन है? हम नहीं करने देंगे। फिर भी शौक है तो कर लें, देखा जाएगा। फिर सड़कों पे जो चीजें होंगी उसके जिम्मेदार ये वफाकी गवर्नमेंट होगी और इनके पुष्पनाही जो भी पुष्पनाही करें वो जिम्मेदार होंगे। अपोजिशन बाइकाट करके अपोजिशन ये बाहर निकली है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2 घंटा होने को है, 2 घंटे में भी बजट इजलास पेश नहीं हो रहा है। शनीद है कि जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके मिनट्स अभी अप्रूव अप्रूव नहीं हुए, उस पर साइन नहीं हुआ है। शनीद ये है, ये आप कंफर्म करें। तीसरी बात, हमने अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी वज़ीर सलीम की तरफ से, मेरी तरफ से और शेख रजाई साहब की तरफ से हालिया जो कशीदगी की सूरत हाल है, ईरान पर हमला है, इसराइल ईरान जंग के हवाले से, मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी हो रही है उसके हवाले से हमने जो करारदाद पेश की थी उस करारदाद को भी इंटैक्ट नहीं रखा जा रहा, उस करारदाद को शामिल नहीं किया गया। और हमें ये बतलाया गया, मैंने जाके स्पीकर से जब कहा तो उन्होंने कहा अमजद एडवोकेट साहब ने कोई करारदाद लाई है, आप उस करारदाद को इंडोर्स करें और आप अपना नुक्ता बयान करें। तो हमने कहा ठीक है, जब उस करारदाद को पढ़ी आपके सामने वो करारदाद भी आ जाएगी। वो एक तरह के होम्योपैथिक रेजोल्यूशन थी, इसराइल के अमेरिका के हमले की मजम्मत की थी बड़े होम्योपैथिक वे में। हमने कहा चलो ठीक है, HBA से अगर वो करारदाद गुजरी, मेरी करारदाद नहीं गुजरी है, तो अमजद साहब की करारदाद की हम हिमायत भी करेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे और हम वाज़ी कर देंगे करारदाद में सिर्फ मजम्मत नहीं चलेगी, हम उन रूस की तरफ जाना चाहेंगे। अभी हम असेंबली में बैठे हैं, एक और करारदाद आती है, अमजद साहब की करारदाद को वापस लेके शम्स लोन की तरफ से करारदाद टेबल की जाती है। मुझे नहीं पता, अब अमजद साहब ने इंग्लिश में करारदाद लाई है और शम्स लोन ने भी इंग्लिश में करारदाद लाई है। अब दूसरी करारदाद पहली वाली करारदाद को निगेट करती या नहीं करती अपनी जगह पे, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पेश आती है जो कि शम्स लोन की करारदाद भी HBA से नहीं गुजरी है। और हमने अपनी करारदाद में अमेरिका के हमले को, इसराइल के वजूद को नाजायज़ करार दिया, इलेजिटिमेट करार दिया और इंसानी हुकूक की पामाली करार दी, जंगी जराइम करार दिया, अमेरिका को इस्तेमार आलमी साम्राज्य का नुमाइंदा करार दिया। इस करारदाद में हमने वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा किया था, आपकी होम्योपैथिक मजम्मत से काम नहीं चलेगा। आपने इस ट्रम्प को जो जंगी जराइम में मुब्तला है, जो पूरी दुनिया में फसाद की जड़ है अमेरिका और उसकी तमाम तर पॉलिसीज इंसानियत के खिलाफ है, आपने नामजद करके फेडरल गवर्नमेंट ने आपने पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी की भी तौहीन की है, यहाँ के अवाम की भी तौहीन की है। जिस दिन आपने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया उसके अगले दिन वो हमला करता है, आप उस नॉमिनेशन को वापस ले लें। पहला नुक्ता ये था। दूसरा, हमारा इस करारदाद में नुक्ता ये था कि पाकिस्तान की सरजमीन, इस वतन की सरजमीन किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, इसकी फजा किसी मुस्लिम मुल्क के लिए इस्तेमाल ना हो।
ये हमारी करारदाद की बुनियाद थी, दो बुनियादें। और तीसरी जो बुनियाद थी वो ये अमेरिका की बनाई हुई रजीम नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन हमारी तरफ से करारदाद तो गई थी। वो करारदाद ये थी कि अब आए बजट की तरफ, बजट जब पेश होगा तो उस पर भी हम ऑपरेशन करेंगे। अलबत्ता इतना बता दूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के अवाम को मैं ये बतला दूं, मेरे गरीब आवाम को, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनको पीने को पानी नहीं है, जिनकी सड़कें नहीं है, जिनकी तालीम ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहता जादू की छड़ी से सबको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हर साल उसमें एडिशन होती है, हर साल फैसिलिटीज में इजाफा होता है और कोशिश होती है कि जो मसाइल है उनका हल हो। लेकिन ये जो एडीपी बनी है, किसी हल्के में एक डिस्पेंसरी नहीं है, 1 इंच सड़क नहीं है, 1 इंच पाइप नहीं है, एक बल्ब लगाने के पैसे नहीं रखे गए हैं। ये सो कॉल्ड बजट, इस बजट में अवाम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। मैंने चैलेंज भी किया, अब भी करूंगा, अगर चोरी छुपे कहीं पे वारदात हुई हो तो ठीक, वरना तमाम हलकों के 24 हलकों के अवाम को दीवार से लगाया गया है और अंदर नारे भी लगाएंगे कि हमने बड़ा आइडियल और मिसाली बजट पेश किया है। अगर यही मिसाली और आइडियल बजट है तो बहुत अफसोस है, मुझे शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह IMF की ड्राफ्ट पर विफाकी बजट बना है, यहाँ का बजट भी कहीं किसी ऑफिस में तो नहीं बना है, किसी अमेरिका के किसी सहूलतकार के जहन का इख्तिरार तो नहीं है। वरना यहाँ पे मौजूद आपके अराकीन असेंबली, खासकर गवर्नमेंट के मेंबरान को एतमाद में लेकर बजट की फॉर्मेशन वो मेंबरान करते हैं जिन्होंने अपने हलके को, अवाम को, अवाम की मसाइल को सामने रखते हुए उन्होंने बजटिंग करनी होती है। इंतहाई शर्मनाक अमल है। तारीख में हम ये कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो रियासत बनी है, वो रियासत ट्रम्प जैसे क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल को, जो पूरी दुनिया में जंगी जराइम में मुब्तला है, उसको नोबेल प्राइज देने का मतलब आप आगे समझें कि ये वफाकी गवर्नमेंट और ये हुकूमत किस हद तक गिरी हुई है, किन अखलाकी हदों को पामाल कर चुकी है। इस हुकूमत से मैं ये बैद नहीं है कि ये पाकिस्तान को इसराइल की आमजगाह बना दें, ये इसराइल का दूसरा हदफ बना दें। जो कमेटी वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ आई है, वो खुद इसके जिम्मेदार है, इस जुर्म में बराबर की शरीक है। उनको ये शर्म पहले आनी चाहिए थी, अभी ये शर्म आ रही है कि आप उस जुर्म के शिकार हुए हैं। वही कमेटी हमें ये बताए, फेडरल गवर्नमेंट हमें ये बताए, फेडरल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट्स के थ्रो फॉरवर्ड्स कितने हैं? इस वक्त 11% से ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान में फिर भी 5-6% के राउंड अबाउट है। तो थ्रो फॉरवर्ड हर इलाके में, हर रीजन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 सालों तक मुहित हो। अलबत्ता ये बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यहाँ पे हुई है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन गैर मुनसिफाना जिस अंदाज में हुई है, गिलगित बल्तिस्तान के बाकी हलके एक हलके का कर्ज उतारता गुजरेगा 10 साल के लिए। अगर आपने इसको तकसीम को अगर बुनियाद बनाकर देखनी है आपने, तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को किसी एक हलके के लिए ज़बह किया जा रहा है, लेकिन मैं ये बतला दूं, हम उस हलके में डेवलपमेंट के मुखालिफ नहीं है, लेकिन 4 अरब से ज्यादा एक हलके में डाला है। और जो यहाँ पे दिफा करने वाला या जो कमेटी का हेड है या जिन जमातों की वजह से हुकूमत बनी हुई है, उनके सरबराहान के हलके में 10 करोड़ भी नहीं है।